ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। नमस्कार बंधुओं, शुरुआत ऋग्वेद की एक ऋचा से करते हैं। आनो भद्रा क्रतवो संतु विश्वत। हम सभी के लिए सभी तरफ से शुभ और कल्याणकारी विचारों का आगमन हो। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में मुझे जो विषय दिया गया है वह है विश्व में संस्कृत की स्थिति। संस्कृत की स्थिति विश्व में क्या है, इस पे चर्चा करने से पहले मैं बिल्कुल अल्प समय में ही संस्कृत क्या है ये भी बताना उचित समझता हूँ। संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप की भाषा है। इसको हम विश्व की प्रथम भाषा भी कह सकते हैं। इसको देववाणी भी कहा जाता है, सूर भारती भी कहा जाता है। भारत की लगभग सभी भाषाएं, चाहे वो उत्तर भारत की हो और चाहे दक्षिण भारत की हो, सभी भाषाओं के मूल में कहीं न कहीं संस्कृत का मिश्रण मिलता ही मिलता है। भारत के जितने धर्म संप्रदाय हैं, दर्शन की जितनी पद्धतियाँ हैं, उन सभी का मूल आधार संस्कृत ही है। चाहे वैदिक दर्शन हो, षड दर्शन हो, चाहे जैन दर्शन हो, चाहे बौद्ध दर्शन हो, चाहे चारवाक दर्शन हो, सभी भारतीय दर्शनों के सभी ग्रंथों की मूल भाषा आमतौर पर संस्कृत ही रही है। और यह कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विश्व की भी बहुत सी भाषाओं को देखें तो उन पर भी संस्कृत का प्रभाव स्पष्ट हम सबको नजर आता है। और इसी को लक्ष्य करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही थी कि संस्कृत पूरे भारत को भाषाई एकता के सूत्र में बांध सकने वाली एकमात्र भाषा हो सकती है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संस्कृत को इस देश की आधिकारिक भाषा बनाने का सुझाव भी संविधान सभा में दिया था। कानूनी दृष्टि से देखें तो संस्कृत 8वीं अनुसूची में वर्णित एक भाषा है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है और कई राज्यों में पठन पाठन की दृष्टि से तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत को पढ़ाया जाता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन में समाचारों का प्रसारण भी संस्कृत में किया जाता है। दूरदर्शन का ही एक वार्तावली कार्यक्रम में, उसमें भी संस्कृत के ऊपर आधे घंटे का एक कार्यक्रम नियमित रूप से आता है, वो भी संस्कृत के महत्व को बताता है। इन दिनों में आप सब लोगों ने देखा होगा, मैंने भी कई बार सुना है, इन दिनों में भारतीय चलचित्रों के जो गीत हैं संस्कृत में उनका अनुवाद करके उसी लय, उसी ताल और उसी संगीत में उनको गा गा कर प्रस्तुत किया जाता है। आप लोगों ने, बहुत सौ ने इसको सुना होगा। आजकल व्हाट्सएप पे इस तरह के वीडियोज़ हैं, वो लगातार आते रहते हैं। संस्कृत में यूँ देखा जाए तो कम से कम 6000 साल पहले से संस्कृत का प्रचलन है। लेकिन ग्रंथों के रूप में देखा जाए तो ऋग्वेद को एक तरह से संस्कृत का पहला ग्रंथ माना जाता है। उसका भी अगर इतिहास देखें तो कम से कम 2500 साल पुराना उसका इतिहास है। संस्कृत की अपनी एक विशेषता है। संस्कृत का व्याकरण जो है वो अत्यंत परिमार्जित है और पूर्ण वैज्ञानिक है। संस्कृत की वैज्ञानिकता की
पूरी विश्व में किसी भी भाषा से तुलना नहीं की जा सकती। और पाणिनि का अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है वो व्याकरण का मेरी समझ में दुनिया की सभी भाषाओं का पहला व्याकरणिक ग्रंथ है। संस्कृत की अपनी विशेषता है कि एक शब्द अगर लें तो किसी भाषा में उसके 2, 3, 4, 5 तक ही हो सकते हैं, लेकिन संस्कृत इतनी व्यापक भाषा है कि एक शब्द के 27 तक स्वरूप बने जा सकते हैं। 27 स्वरूप एक ही शब्द के बन सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और इनसे जुड़े कई तरह के शब्द जो संस्कृत बनाती है, एक मूल शब्द के साथ में प्रत्यय आदि लगाते हुए कई तरह के शब्दों का सृजन किया जा सकता है। और संस्कृत का अच्छा कोई लेखक हो तो पूर्व में कोई शब्द नहीं पढ़ा हुआ तो एक नया शब्द भी कोई लेखक संस्कृत के सिद्धांतों का पालन करते हुए एक नया शब्द भी गढ़ सकता है। प्रचुर संभावना नए नए शब्द बनाने की। इसकी जो व्याकरण वो अपना आप में बहुत सुस्पष्ट है और वैज्ञानिक वर्णमाला भी है इसकी। हम जितने भी विश्व की अन्य भाषाएं देखते हैं, अंग्रेजी में लिखा ए जाता है, पढ़ा अ जाता है, लिखा सी जाता है, पढ़ा क जाता है, उर्दू में लिखा अलीफ जाता है, बोला अ जाता है। ऐसे विभिन्न तरह की जो भाषाएं हैं, इन सभी भाषाओं का एक सिस्टम अलग चलता है। लिखा कुछ जाता है, पढ़ा कुछ जाता है। संस्कृत देवनागरी वर्णमाला पर आधारित है जिसमें 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, और जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, वही बोला जाता है। और जो जिस तरह से बोलता है उस तरह से उसको लिखा भी जाता है। छोटी और बड़ी की मात्रा भी अपने आप में इतनी स्पष्ट है कि लिखने से ही पता चल जाता है कि मुझे क्या पढ़ना है। हम घी लिखें तो बड़ी की मात्रा लगती है, धी लिखें तो छोटी की मात्रा, इति छोटी की मात्रा, दही बोलने से ही पता चलता है कि भाषा का अंतर क्या है। संस्कृत अपने आप में एक बहिर्मुखी भाषा है, अंतःश्लेष्टक योगात्मक भाषा है। इतिहास की बात करें तो वागीश शास्त्री जी ने वैज्ञानिक स्वरूप संस्कृत व्याकरण को प्रदान किया था। सबसे बड़ी बात अपने आप में ये है संस्कृत के संबंध में कि जितनी भी अन्य भाषाएं हैं वो सब उनको बोलने वालों के नाम पर नामकृत हैं। सिंध प्रांत के रहने वाले सिंधी बोलते हैं, ऐसे ही यूनान के रहने वाले यूनानी ग्रीक भाषा बोलते हैं, लैटिन अमेरिका वाले लैटिन बोलते हैं, फ्रेंच फ्रांस वाले बोलते हैं, जर्मन जर्मनी वाले बोलते हैं। लेकिन संस्कृत कौन बोलता है? संस्कृत का नामकरण किसी बोलने वाले के आधार पर नहीं किया गया। ये स्वविकसित तो है ही, संस्कारित भाषा भी है। पाणिनि, पातंजलि और कात्यायन, इन तीनों ने संस्कृत को एक नया स्वरूप प्रदान किया, संस्कृत व्याकरण को एक ऊंचाई दी। एक प्रश्न अभी विगत दिनों में आया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कि हम कृत्रिम बुद्धि कह सकते हैं, और कंप्यूटर के लिए, बोलने वाले कंप्यूटर के लिए, टॉकिंग कंप्यूटर के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। पूरे विश्व में इसके ऊपर अनुशीलन हुआ। निर्विवादित तौर पर यह बात साबित हुई कि संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो बोलते कंप्यूटर की, टॉकिंग कंप्यूटर की भाषा बन सकती है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भाषा बन सकती है। एक और खासियत संस्कृत की यह है कि दूसरी कोई भी भाषा है उसमें आपने एक वाक्य लिख दिया तो उसके शब्दों का आप आगा पीछा नहीं कर सकते, एक दूसरे को परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन संस्कृत की अपनी विशेषता यह है कि संस्कृत में आप एक ही वाक्य को, उनके शब्दों को हेर फेर करके चाहे जितनी तरफ से भी लिख सकते हो,
उसका अर्थ एक ही निकलेगा, अर्थ का अनर्थ नहीं होगा। उदाहरण देख ले, अहम गृहम गच्छामि, इसको हम गृहम अहम गच्छामि भी कर सकते हैं, गच्छामि अहम गृहम भी कर सकते हैं। जितने स्वरूप बन सकते हैं उतने स्वरूप बना सकते हैं हम इसके, लेकिन अर्थ का कभी भी कोई अनर्थ नहीं होगा। संस्कृत अपने आप में सर्वाधिक पूर्ण, परफेक्ट जिसको कह सकते हैं, और तर्क सम्मत भाषा है। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि पूरे विश्व में आज तक जो पांडुलिपियों का संग्रहण है, उसमें 3 करोड़ से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ पूरे विश्व में संस्कृत की उपलब्ध है। और आप सबको ये जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, बड़ा आश्चर्य होगा कि लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं की कुल मिला के जितनी पांडुलिपियाँ हैं उनको जोड़ लिया जाए तो संस्कृत की पांडुलिपियों की संख्या उनसे 100 गुना ज़्यादा है। ये एक ऐसा तथ्य है जो संस्कृत की व्यापकता को, सर्वस्वीकार्यता को, सार्वभौमिकता को सिद्ध करता। पूरे विश्व में इसका डंका इसीलिए बज रहा है। और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब छापाखाने का आविष्कार हुआ था, ये सारी किताबें, ये सारी पांडुलिपियाँ उससे बहुत पहले ही, कोई ताम्र पत्रों पे हैं, कोई ताड़ पत्रों पे हैं, और अलग अलग तरह के जितने भी उस ज़माने में पत्र चलते थे उन पे इनकी रचनाएं की गई। पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का अगर विश्वव्यापी अगर कोई एक वाक्यांश मिलता है तो वो संस्कृत का ही वाक्यांश है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी पृथ्वी अपने आप में एक परिवार है। ये किस भाषा की देन है? ये संस्कृत भाषा की देन है, जो ये जानती है कि पूरा विश्व अपने आप में एक छोटे से परिवार का ही हिस्सा है। इतनी व्यापकता, इतना संस्कार जिस भाषा में है वो भाषा संस्कृत है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि संस्कृत केवल भाषा नहीं है, एक विचार है, एक संस्कार है, एक संस्कृति है। और तकनीकी और पारिभाषिक शब्दावलियों का जितना व्यापक आयाम इसमें मिलता है और किसी भाषा में नहीं मिलता। हमारे भारत में राजभाषा हिंदी को बताया गया है, लेकिन अगर अपन संविधान की धारा 343, धारा 341, 348(2) और 351 को देखें तो इसमें भी क्या चीज़ आती है? देवनागरी लिपि में लिखी, मूलतः संस्कृत से अपनी पारिभाषिक शब्दावली लेने वाली हिंदी हमारी राजभाषा है। यहाँ भी संस्कृत का वर्चस्व स्थापित हुआ है। संस्कृत का शब्द भंडार अपार है, मैं पहले ही कह चुका हूँ। और पठन पाठन की कोई भी विद्या, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, और चाहे साहित्य हो, चाहे कथा साहित्य हो, इतनी अपार संभावनाएं संस्कृत के साहित्य की मिलती है हमको। इतनी वैविध्यपूर्ण भाषा है, इतने वैविध्यपूर्ण ग्रंथों का संकलन है जितना पूरे विश्व में किसी भी भाषा का नहीं है। संस्कृत को भारोपीय भाषा परिवार की भी भाषा कहते हैं। अवेस्ता यानी जो प्राचीन ईरानी वो, चाहे सिंघली हो, चाहे नेपाली हो, चाहे म्यांमार की भाषा हो, चाहे थाईलैंड की भाषा हो, चाहे खमेर की भाषा हो, चाहे चीन की भाषा हो, चाहे तिब्बत की भाषा हो, इन सभी पर संस्कृत का बहुत भारी प्रभाव है। और मैं प्रोफेसर दिनेश कामत को भी यहाँ पर उद्धृत करना चाहूँगा, जिन्होंने एक जगह पे लिखा है, नैतिकता का मार्ग संस्कृत से होकर जाता है। संस्कृत नीति की भाषा, मैंने पहले कहा संस्कार की भाषा, संस्कृति की भाषा, नीति की भाषा है। इसकी विश्व में व्यापकता का अंदाज हम एक और चीज़ से लगा सकते हैं। पूरे विश्व में हर 3 साल में एक बार विश्व संस्कृत सम्मेलन हुआ करते हैं। 1972 में भारत में प्रथम शुरुआत हुई थी दिल्ली में, और अब तक एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका
ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में इसकी जगह जगह पर जो है ना विश्व संस्कृत सम्मेलन हो चुके हैं। 2015 में 16वां सम्मेलन थाईलैंड में हुआ था और उसको अब तक के सबसे सफल आयोजन के रूप में माना गया, जहां 60 देशों के 600 से ज़्यादा विद्वान प्रतिभागियों ने भाग लिया था। 17वां जो विश्व संस्कृत सम्मेलन था वो वैंकूवर कनाडा में 2018 में हुआ था और 18वां जो संस्कृत सम्मेलन है वो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। भारत में जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ तो उसके साथ साथ संस्कृत ग्रंथों की पहुंच थोड़ी व्यापक हो गई। अंग्रेज़ों के शासनकाल में इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली और अमेरिका में संस्कृत के ग्रंथों का एक तरह से प्रचार प्रसार हुआ। लोग यहाँ से संस्कृत सीख के गए, संस्कृत के ग्रंथ लेके गए और वहाँ जाके संस्कृत के अध्ययन और अध्यापन की एक माकूल व्यवस्था की गई। और आप देखेंगे कि बड़े बड़े विद्वान संस्कृत के जितने भारत में हैं उससे कहीं ज़्यादा ना कहें, लेकिन उनके बराबर विश्व के अन्य भागों में भी है। जर्मन विद्वान मैक्स मुलर का नाम किसने नहीं सुना होगा। संस्कृत के उत्थान के लिए उन्होंने जो कार्य किया तो उनका एक उपनाम मैक्स मुलर की बजाय मोक्ष मुलर भी हो गया। लोग उनको मोक्ष मुलर के रूप में भी जानते थे। ऐसे ही अमेरिकन इतिहासकार विल ड्यूरा, फ्रेंच के स्कॉलर रोमिया लोला, ब्रिटेन के इतिहासज्ञ अर्नल्ड टोयनबी के साथ साथ बड़े वैज्ञानिक भी अल्बर्ट आइंस्टीन, शोपेनहावर, हाइजेनबर्ग, सर जॉन वुडरॉफ, अडोल्फ सिल्चर, ऐसे बड़े बड़े विद्वान, विज्ञानी, भाषा विज्ञानी और साहित्यकार हैं जिन्होंने संस्कृत को अपने अध्ययन का और अपनी रचनाओं का विषय बनाया। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों, इतने बड़े बड़े भाषा विज्ञानियों और इतने बड़े बड़े साहित्यकारों ने संस्कृत की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। संस्कृत का अगर हम वास्तव में देखें तो भारत सहित विश्व के लगभग 36-37 देशों में संस्कृत किसी न किसी रूप में पढ़ने में, पढ़ाने में और आगे बढ़ाने में लोगों को काम में ली जाती है। अगर सारे देशों की बात करें, भारत, नेपाल, श्रीलंका, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जापान, चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, डेनमार्क, पोलैंड, हंगरी, लैटिन अमेरिका, नीदरलैंड्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फिनलैंड, रूस, क्रोएशिया, मेक्सिको, रोमानिया, स्पेन, स्वीडन, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, यूगोस्लाविया आदि अनेक देश हैं जिन देशों में संस्कृत को पढ़ाया जाता है, शोध कार्य किए जाते हैं, अनुवाद कार्य किए जाते हैं, अपनी भाषाओं में संस्कृत का अनुवाद किया जाता है और अपने ग्रंथों का संस्कृत में भी अनुवाद किया जाता है। संस्कृत के लिए समस्त विश्व एक नीड़ की तरह बन गया। विश्व के बहुत से देश, जिसमें मैंने पहले भी बताया था, जर्मनी, फ्रांस, इटली, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, ऐसे देश हैं जिनमें विश्वविद्यालय अलग से बने हुए। नेपाल में तो संस्कृत विश्वविद्यालय अलग बना हुआ जो केवल संस्कृत का ही काम करता है। अन्य देशों के जितने भी विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय, उन विश्वविद्यालयों में संस्कृत को पढ़ाने के लिए, संस्कृत पर शोध कार्य करने के लिए और अन्य जो कार्य हैं उनके लिए भी उनमें संस्कृत को प्रमुखता से अध्ययन अध्यापन में शामिल किया गया। श्रीलंका की बात करें तो बौद्धों के साथ संस्कृत ग्रंथ गए थे। सिंगली भाषा का मूल भी वैसे भी संस्कृत है। ग्रंथों के बहुत से अनुवाद संस्कृत से सिंगली में किए गए और रामायण से मिलता जुलता एक ग्रंथ वहाँ संस्कृत में जानकी हरण करके
श्रीलंका अपने आप में खुद भी संस्कृत अध्ययन का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। नेपाल भारत के बाद एक और देश ऐसा है जहाँ बोले जाने में भी संस्कृत काम में ली जाती है, संस्कृत बोली भी जाती है। नेपाली, मैथिली और हिंदी के अलावा संस्कृत भी वहाँ की प्रमुख भाषा के रूप में गिनी जाती है। नेपाल संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय बिजोरी में 1986 में स्थापित हुआ था और रंग जंग येश संस्थान संस्कृत अध्यापन का नेपाल में बहुत बड़ा केंद्र भी है। यहाँ मैं इस बात को भी अंडरलाइन करना चाहूँगा, रेखांकित करना चाहूँगा कि नेपाल में बहुत से मुस्लिम छात्र भी संस्कृत का अध्ययन करने में अच्छी रुचि रख रहे हैं। कुछ मुस्लिम छात्र भी बहुत आगे बढ़कर संस्कृत सीख रहे हैं वहाँ पे। लगभग 3500 इस समय संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या है। उसमें से 20% दलित समुदाय से आते हैं और 40% छात्राएं भी हैं। थाईलैंड की बात करें तो बहुत प्राचीन समय से दक्षिण पूर्व एशिया की आधार स्तंभ के रूप में संस्कृत भाषा हमारी रही है। रामायण और महाभारत का बहुत गहरा प्रभाव थाईलैंड में है। थाईलैंड ने अपनी एक रामायण भी लिखी है जिसको रामकीयन नाम दिया गया है। अगर किसी को उसको पढ़ने का मौका लगे तो बहुत सी ऐसी बातें उस रामकीयन में है जो हमारे यहाँ पे रामचरितमानस और रामायण में नहीं मिलती है। कुछ अलग अंदाज से उन्होंने उसको कुछ पेश किया है। चूंकि थाईलैंड, जापान, चीन, मलेशिया आदि बौद्धों के केंद्र रहे तो बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन से संबंधित जितने भी ग्रंथ थे वो स्वाभाविक तौर पर वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ पहुँचने के साथ में उनके अध्ययन अध्यापन, उन पे शोध का कार्य भी शुरू हो गया था। इसलिए थाईलैंड में वहाँ की लेखन कला में, वहाँ की भाषा में, वहाँ के साहित्य में, वहाँ के नाट्य में, वहाँ के धर्म में, दर्शन में, वहाँ के पुरा विज्ञान में, वहाँ के ज्योतिर्विज्ञान में, वहाँ के ऋतु विज्ञान में, वहाँ के विधि शास्त्र में, वहाँ के वास्तुशास्त्र में, वहाँ के न्याय शास्त्र में, वहाँ के राजशास्त्र में, सभी में संस्कृत का अच्छा बोलबाला है। वहाँ जो कुछ नाम चलते हैं, वहाँ की सड़कों के नाम है, वहाँ के विश्वविद्यालयों के नाम है, वहाँ के लोगों के नाम है, वो बहुत कुछ संस्कृत से प्रभावित भी मिलते हैं। शिल्पाकोर्ण विश्वविद्यालय वहाँ पे है, इसका मतलब शिल्पाकार विश्वविद्यालय। धम्मसात विश्वविद्यालय, इसका मतलब धर्मशास्त्र विश्वविद्यालय। तो ऐसे अन्य भी कई चीज़ें हैं जो वहाँ पर थाईलैंड में संस्कृत के प्रादुर्भाव और संस्कृत की गति को एक तरह से बताते हैं। पूरे विश्व में अगर अपन बात करें तो मैं पहले कह चुका हूँ, विश्व के प्रमुख देशों में संस्कृत प्रचलन है। 15 जनवरी 1784 में डॉक्टर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी और इस सोसाइटी ने 52,000 पांडुलिपियाँ एकत्रित कर ली थी। प्राच्य विद्या के अध्ययन, लेखन, भाषांतरण और प्रकाशन को गति इसके बाद मिली थी। एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि पूरे यूरोप और अमेरिकी देशों में अगर संस्कृत का प्रादुर्भाव हुआ तो उसका सारा श्रेय डॉक्टर विलियम जोन्स को जाता है। विलियम जोन्स ने प्रयत्नपूर्वक संस्कृत का अध्ययन किया था और पहली बार ये मत स्थापित किया था कि ग्रीक, लैटिन, पर्शियन और संस्कृत मूल रूप से एक दूसरे से संबद्ध भाषाएं हैं। जोन्स और विल्किंस ने भगवत गीता, हितोपदेश, गीत गोविंद, मनुस्मृति इन सब का अनुवाद किया था। 1789 में 89 में अभिज्ञान शाकुंतलम का जब अनुवाद किया गया था तो इससे तो साहित्य जगत में क्रांति की हलचल हो गई थी। जॉन फॉर्स्टर ने जब इसका 1791 में जर्मनी में अनुवाद किया, जर्मनी की भाषा में अनुवाद किया, तो उसको प्रसिद्ध साहित्यकार गेटे के द्वारा भी प्रशंसित किया गया था। सर विलियम जोन्स ने संस्कृत के संबंध में एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी। वो लिखते हैं कि दी संस्कृत लैंग्वेज वट एवर बी इट्स एंटिक्विटी
is of wonderful structure, more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either. यानी कि संस्कृत अपने आप में एक ऐसी भाषा है जो अद्भुत है, अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में समृद्ध है और चित्ताकर्षक रूप से परिष्कृत भी है। विश्व की इन सभी भाषाओं के मूल में संस्कृत होने से विश्व के सभी देशों में निरंतर संस्कृत का प्रचार प्रसार हो रहा है, संस्कृत की उन्नति हो रही है। संस्कृत अपने आप में पूरे विश्व को कल्याण की स्थिति में लाने वाली एक भाषा है और हम सभी का ये कर्तव्य है, हम सभी का ये दायित्व है कि हम संस्कृत के उत्थान के लिए, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए और संस्कृत के अभ्युदय के लिए अपनी तरफ से पूरे प्रयास करें और इस बात को समझें जो कि मैंने शुरू में कहा था, संस्कृत वसुदेव कुटुंबकम की बात, अयम निजम परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। हमारी भाषा, उनकी भाषा, इनकी भाषा, उसकी भाषा, ये सारी बात हम छोड़ के हम ये सोचें कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक ही परिवार के हिस्से हैं और हम सब का ये दायित्व है कि हमारी जो सबसे आदि भाषा है संस्कृत, उसके कल्याण के लिए, उसकी बहबूदी के लिए, उसके उत्थान के लिए हम अपने स्तर पर भगीरथ प्रयास करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि संस्कृत भाषा का कल्याण हमारा अपना कल्याण है, क्योंकि संस्कृत नैतिकता की भाषा है, संस्कृत धर्म की भाषा है, संस्कृत दर्शन की भाषा है, संस्कृत आध्यात्मिकता की भाषा है। हर तरह की उच्चता जितनी भी है वो सब संस्कृत में निहित है। धन्यवाद, आभार।